हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आज मैं आप लोगों के लिए VHS का पार्ट 5 एक्सप्लेन करूंगा, जिसे 2022 में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग 5.2 है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इसके पिछले पार्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें, वरना ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। तो चलिए ज्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत हमेशा की तरह VHS के प्ले से होती है और यहाँ पे हम पहली फुटेज देखते हैं। फुटेज की शुरुआत में हम एक रॉक स्टार सिंगर्स के ग्रुप को देखते हैं। इनके ग्रुप का नाम रैक होता है, जो कि इन चारों लोगों के नाम के पहले अल्फाबेट से मिलकर के बना है। इनकी पहली मेंबर है रेचल, वहीं दूसरा मेंबर एक इंडियन लड़का होता है जिसका नाम अंकुर था। वहीं इनकी तीसरी मेंबर का नाम क्रिस था और चौथे मेंबर का नाम केलब। अब ये लोग अपनी परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद जब आपस में बातें कर रहे थे, जिसमें अब रेचल सभी को एक अंडरग्राउंड कॉलोनी के बारे में बताती है और उस जगह पे विच कैट नाम का एक सिंगर ग्रुप हमेशा अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाया करता था। लेकिन एक दिन उनकी परफॉर्मेंस के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पे आग लग गई, जिसमें वो सारे लोग मारे गए और उस इंसिडेंट के बाद उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि सभी लोगों का ऐसा मानना था कि उस विच कैट ग्रुप की आत्माएं आज भी वहाँ पे भटकती हैं। अब इनकी ये सारी बातें सुन करके इंडियन लड़का अंकुर बहुत ज्यादा डर गया था। वहीं उसका डर और भी बढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि आज शाम को ये सभी लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। अब जाहिर तौर पर अंकुर इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन ग्रुप के जाने की वजह से उसे भी जाना पड़ता है। अब अगले ही सीन में ये सभी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पहुँच करके जब ये लोग अंदर जा रहे थे तभी अंकुर सभी को बताता है कि अगर वहाँ पे उन्हें कोई आत्मा दिखाई देती है तो वो किसी भी हाल में उसे छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हिंदुइज्म के हिसाब से अगर किसी आत्मा को बार बार परेशान किया जाए तो वो उसे पोजेस कर सकती है। लेकिन जाहिर तौर पर सभी लोग ये सुन करके उसका मजाक बनाते हैं और सीधे अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे अंकुर ने अपने साथ कुछ रिचुअल के पाउडर लाए थे ताकि अगर उसे कोई आत्मा दिखाई दे तो उससे वो उसे भगा सके। अंदर आने पर उन्हें पास ही में एक बिस्तर लगा हुआ दिखाई देता है। ये देख करके हमें ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई होमलेस इंसान रहता है। और अब जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, क्रिस को कोई अनजान शक्ति अंदर खींच लेती है। ये देख करके अंकुर बहुत ज्यादा डर जाता है और अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि ये केवल एक छोटा सा मजाक था अंकुर को डराने के लिए। अब अंदर आने के बाद ये सभी लोग उसी जगह पे परफॉर्मेंस देने लगते हैं जहाँ पे विच कैट के ग्रुप कभी परफॉर्म किया करते थे। यहाँ पे परफॉर्मेंस के दौरान एक बार फिर से ये लोग अजीब तरीके से कांपने लगते हैं, जो देख करके अंकुर एक बार फिर से डर जाता है। लेकिन यहाँ पे ये भी एक मजाक होता है। अब अंकुर ये जान करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, जो देख करके रेचल उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो किसी की भी बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये लोग अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हैं और तभी अचानक केलब को कोई अनजान शक्ति ऊपर खींच लेती है और नीचे उसके केवल चिथड़े गिरते हैं। और अब ये नजारा देख करके ये लोग एकदम सहम जाते हैं, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं था। अब इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भाग पाते तभी कोई अनजान शक्ति वहाँ का कैमरा ले लेती है, जो कोई और नहीं बल्कि उसी विच कैट ग्रुप की आत्माएं थी। अब जाहिर तौर पर उसकी आत्माएं बहुत गुस्सा होती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने उनकी जगह यूज की। वहीं अब जैसे ही ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, एक आत्मा तुरंत ही क्रिस के ऊपर हमला करके उसके चिथड़े कर देती है। ये देख करके रेचल वहाँ से तुरंत भागती है और भागते हुए वो आत्माएं सीधे अंकुर के पास पहुंच जाती हैं, जो कि यहाँ से बाहर निकल रहा था। अब जैसे ही अंकुर के ऊपर हमला होता है, वो उसी रिचुअल वाले पाउडर को उन आत्माओं की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए कमजोर हो जाती हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था और उसका असर खत्म होते ही वो लोग अंकुर को भी वहीं पे खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे केवल रेचल ही बची थी। वो पूरी कोशिश करती है यहाँ से निकलने की, लेकिन वो सारी आत्माएं उसे घेर लेती हैं और उसके बीच चिथड़े कर देती हैं। जिसके बाद वो सारी आत्माएं उन सभी की बॉडी को आपस में जोड़ करके उसे पोजेस कर लेती हैं और उसी स्टेज पर अपना आखिरी सॉन्ग परफॉर्म करते हैं, जो शायद इनकी आखिरी ख्वाहिश होती है। और इसी के साथ ये फुटेज यहीं पे एंड हो जाती है। अब अगले ही सीन में दूसरी फुटेज अपने आप ही प्ले हो जाती है, जहाँ पे हम लिली नाम की लड़की की कहानी देखते हैं। लिली एक कॉलेज स्टूडेंट होती है। यहाँ पे लिली हमेशा से एक बीटा सिग्मा नाम के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती थी और इसी के लिए वो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। अब यहाँ पे लिली अपना मैसेज रिकॉर्ड कर रही थी, तभी उसकी एक दोस्त हेलन अंदर आ जाती है। यहाँ पे हेलन लिली को बताती है कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे और किसी और ग्रुप को ज्वाइन कर ले। लेकिन लिली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसे हर हाल में उसी ग्रुप को ज्वाइन करना था, जो सुन करके हेलन अब लिली को बताती है कि ये एक सुसाइड बिड है, क्योंकि इतनी कोशिश के बावजूद अगर वो उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं होती है तो उसे पूरे साल अकेला रहना होगा। अब मूवी का सीन यहीं पे कट होती है और अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि लिली को उस ग्रुप के लिए चुन लिया
गया था और यहाँ पे लिली की मुलाकात ग्रुप के मेंबर से होती है जिसमें एनी, लूसी और हैना थी। यहाँ पे ग्रुप के मेंबर लिली को बताते हैं कि अगर उसे ग्रुप में शामिल होना है तो उसे एक टेस्ट देना होगा, जिसपे अब हैना लिली को गिल्टिन की कहानी बताती है। यहाँ पे गिल्टिन एक लड़की थी जो कि लिली की तरह इनका ग्रुप ज्वाइन करना चाहती थी और इस टेस्ट में गिल्टिन को एक कब्रिस्तान में कॉफिन में बंद करके दफना दिया गया और जब अगली सुबह उस कॉफिन को खोला गया तब गिल्टिन उसमें नहीं थी और तब से सभी लोगों ने गिल्टिन को एक लेजेंड मान लिया जो कि इनके हिसाब से कॉफिन से निकल करके नीचे की किसी खौफनाक दुनिया में चली गई। यहाँ पे एनी लिली को डराती है ये बता करके कि जब किसी को कॉफिन में बंद किया जाता है तब गिल्टिन की आत्मा वहाँ पे आकर के कॉफिन पे नॉक करती है ताकि वो उसे भी अपने साथ नीचे की दुनिया में ले जा सके। अब ये सब कुछ सुनने के बाद भी लिली तैयार हो जाती है। यहाँ पे वो लोग लिली को अपने ग्रुप की टी शर्ट देते हैं और उसे ड्रिंक कराने के बाद अपने साथ कब्रिस्तान ले आते हैं। अब वहाँ पहुँच करके ग्रुप के लोग लिली को कॉफिन में बंद करने की तैयारी करते हैं। साथ ही वो लोग उसमें एक कैमरा लगाते हैं जो कि उसे हर वक्त रिकॉर्ड करेगा। वहीं दूसरी तरफ इस कॉफिन में एक बेल लगाई जाती है जिसकी रस्सी सीधे कॉफिन के अंदर होगी और अगर लिली इस टेस्ट में हार मान लेती है तो वो इस बेल को बजा देगी जिससे वो लोग इसे कॉफिन से बाहर निकाल लेंगे। और अब कॉफिन में लेटते ही वो लोग मिट्टी डालना शुरू कर देती हैं जो देख करके अब लिली की हालत पतली होने लगती है, लेकिन लिली इसमें कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि इस टेस्ट के लिए वो खुद ही तैयार हुई थी। अब जाहिर तौर पर मिट्टी डलने के बाद कॉफिन के अंदर गहरा सन्नाटा पसर जाता है जिससे लिली अब थोड़ा बहुत पैनिक करने लगती है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि अगर वो पैनिक करेगी तो उसका ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाएगा। वहीं कुछ ही देर बीतने के बाद अचानक लिली की कॉफिन पर कोई नॉक करता है। ये देख करके लिली वहीं पे सहम जाती है, लेकिन अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि ये ग्रुप के लोगों का ही एक मजाक था जो कि लिली को डराना चाहते थे। लेकिन अब लिली बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए वो जैसे ही कॉफिन ओपन करती है उसके अंदर ढेर सारी मकड़ियां आ जाती हैं जो देख करके लिली बहुत ज्यादा डर जाती है और कुछ मकड़ियों को मार देती है। अब यहाँ पे लिली के पास कोई रास्ता नहीं था इसीलिए वो बेल बजा देती है, लेकिन उसकी किस्मत खराब की उसी वक्त तेज बिजली गरजती है और वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। वहीं इससे पहले कि ग्रुप के लोग लिली को बाहर निकाल पाते वहाँ पे पुलिस आ जाती है। ये देख करके वो सभी लोग उसे वहीं पे छोड़ करके भाग निकलती हैं। वहीं पुलिस वाला वहाँ पे आकर के आसपास की चीजों को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले ही सीन में हम लिली को देखते हैं जो कि अभी भी कॉफिन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। बारिश होने की वजह से कॉफिन में अब धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा था। तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि लिली की कॉफिन पर फिर से कोई नॉक करता है और इस बार लिली का वो खौफनाक डर उसकी आंखों के सामने था क्योंकि इस बार गिल्टिन की शैतानी आत्मा वहाँ पे आकर के लिली को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। यहाँ पे लिली उससे बचने की काफी कोशिश करती है और अगले ही पल अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। ये देख करके लिली को ऐसा लगता है कि शायद उसकी जान बच गई, लेकिन तभी अचानक गिल्टिन की आत्मा फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे जान से मार देती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अगली सुबह एनी, मोजिन और हैना तुरंत कब्रिस्तान पहुंचती हैं, लेकिन वहां पहुंच करके वो देखती हैं कि लिली अब अपनी कब्र में नहीं थी और उसमें पानी भर चुका था। ये देख करके एनी तुरंत ही डुबकी लगा करके अंदर जाती है। अंदर कॉफिन एकदम खाली था जो देख करके ये लोग बहुत ज्यादा डर जाती हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर लिली कहाँ गई। यहाँ पे इन सभी को लगता है कि शायद लिली ने इनके साथ मजाक किया है, जिसके बाद ये लोग अपने घर चली जाती हैं। और जब वो लोग रात में सो रही थी तभी अचानक उन तीनों की नींद खुलती है और ये सभी लोग अपने आप को उसी कॉफिन में बंद पाती हैं। वहीं अगले ही सीन में हम एनी को देखते हैं जो कि कॉफिन से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक लिली की आत्मा वहाँ पे आ जाती है और वो एनी को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। यहाँ पर लिली ने गिल्टिन की आत्मा के साथ समझौता कर लिया था कि वो भी उसके साथ रहेगी और उसे और भी लोग ला करके देगी ताकि वो अपना एक अलग ग्रुप बना सके। जिसके बाद अगले ही सीन में गिल्टिन भी वहाँ पे आ जाती है और वो लोग एनी को और उसके सभी दोस्तों को ले करके नीचे की दुनिया में चली जाती है और इसी के साथ ये फुटेज यहीं पे एंड होती है। जिसके बाद अब अगली फुटेज प्ले होती है और इस फुटेज में हम ओजिस डंजन नाम के एक गेम होस्ट को देखते हैं। यहाँ पे स्टेज के ऊपर एक टूर्नामेंट चल रहा था जिसमें कई सारे बच्चे भाग लेते हैं क्योंकि गेम होस्ट के हिसाब से जो भी इस टूर्नामेंट में पास होगा उसकी एक सबसे बड़ी विश डंजन पूरी कर देगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था क्योंकि पहले ही टेस्ट में इन्हें किसी जानवर का कटा हुआ मांस टेस्ट करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे कई बच्चे इस पहले ही टेस्ट में फेल हो जाते हैं, लेकिन टिम नाम का एक लड़का वहीं डोना नाम की एक लड़की इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। ये देख करके डोना के माता पिता भी जो वहाँ पे मौजूद थे वो काफी खुश होते हैं। यहाँ पे डोना के माता पिता काफी ज्यादा गरीब थे और यही कारण था कि डोना के माता पिता यही चाहते थे कि डोना जीत जाए और अगर ऐसा होता है तो वो डंजन से यही विश मांगेगी कि वो उन्हें इस
गरीबी से निकाल दे। वहीं अब अगला टेस्ट अनाउंस होता है और इस टेस्ट में एक अजीब सी इंटेस्टाइन जैसे टनल के अंदर से गुजर करके उन्हें एक रेड फ्लैग को ढूंढना था। और अब टेस्ट के शुरू होते ही डोना तुरंत ही उस टनल के अंदर घुस जाती है। यहाँ पे डोना सभी बच्चों से काफी तेज थी, इसीलिए वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। ये देख करके टिमी डोना का पैर पकड़ लेता है और उसे छुड़ाने के चक्कर में डोना का पैर टूट जाता है। और ये सीन काफी ब्रूटल होता है, जिसे देख करके ढेर सारे बच्चे वहाँ पे उल्टियाँ करने लगते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी निर्दयी डंजन इस टेस्ट को रोकने के बजाय आगे कंटिन्यू रखने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ डोना बुरी तरीके से दर्द से चिल्ला रही थी। ये देख करके उसकी माँ इस टेस्ट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी फैमिली उसे रोक देती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। और अगले ही सीन में हम डोना के उसी क्लिप को बार बार प्ले होता हुआ देखते हैं। और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डोना की फैमिली ने डंजन को बंदी बना लिया था और वो लोग जानबूझ करके बार बार डंजन को वही क्लिप दिखा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम डोना को देखते हैं जिसका पैर अब बुरी तरीके से खराब हो चुका था। ये देख करके डोना की फैमिली बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वहीं अगले ही सीन में डंजन डोना की फैमिली से बताता है कि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन ये सुन करके भी डोना की माँ नहीं रुकती है और वो बताती है कि ये पूरा गेम पहले से ही फिक्स था। और इतना बोलने के बाद डोना की माँ जैसे ही एसिड की बोतल उसके ऊपर पलटने वाली थी, डंजन बताता है कि ये गेम पहले से फिक्स नहीं था और वो हर बच्चे की विश को नहीं पूरा कर सकते। ये जान करके अब डोना तय करती है कि वो उसके साथ वही खेल खेलेगी जो कि उसने डोना के साथ खेला था। और अब पहले टेस्ट में डोना की माँ डंजन के सामने किसी जानवर का मीट परोसती है। यहाँ पे डंजन को इस मीट को जल्द ही टेस्ट करना होगा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होता है। ये देख करके डोना की माँ गुस्से में सारा मीट उसके मुंह के अंदर घुसा देती है। और अब अगले ही सीन में डंजन का अगला टेस्ट आता है जिसमें उसे एक टनल के अंदर से 1 मिनट के अंदर बाहर निकलना है। लेकिन इस टनल के अंदर काफी सारे जानवरों की लाशें और उनकी गंदगियां भरी हुई हैं। ये देख करके डंजन अब एकदम सहम गया था। लेकिन यहाँ पे डोना की माँ बताती है कि अगर वो इस टेस्ट को नहीं करेगा तो ये एसिड की बोतल वो उसके ऊपर पलट देगी, जो सुन करके अब डंजन तैयार हो जाता है। और अब डंजन उस टनल में घुसने के बाद काफी मेहनत करता है और अपनी जान बचाने के लिए वो 1 मिनट से पहले ही टनल से बाहर आ जाता है। ये देख करके अब डंजन को लग रहा था कि उसकी फैमिली उसे छोड़ देगी, लेकिन तभी डोना की माँ बताती है कि जैसे उसकी बेटी के साथ हुआ कि उसके जीतने के बाद भी वो विश उसे नहीं मिली, उसे भी नहीं मिलेगी। जिसके बाद वो लोग डंजन को वहीं पे बांध देते हैं और वो उसके ऊपर एसिड डालने ही वाली थी कि तभी डंजन उसे रोकता है और वो बताता है कि वो डोना की आखिरी विश पूरे करने को तैयार है। और इसी के बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में डंजन उसकी फैमिली को लेकर के अपने सेट पर आता है, जहाँ पर उसने एक अजीब सा तहखाना बनवाया था और उनके अंदर आने पर उन्हें अपने सामने एक प्रेग्नेंट औरत दिखाई देती है जो कि दर्द से चिल्ला रही थी और आसपास के लोग उसकी पूजा कर रहे थे। यहाँ पहुंच करके डंजन डोना को बोलता है कि वो उस औरत के कान में अपनी विश मांगे, जो सुन करके डोना आगे बढ़ करके उसके कान में अपना विश मांगती है। और उसके ऐसा करते ही उस औरत का पेट फाड़ करके एक अजीब सा क्रीचर निकलता है और वो क्रीचर डोना की फैमिली को एक एक करके जला के मार देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डोना अजीब कारण से हंस रही थी और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये टेप यहीं पे एंड हो जाती है। अब अगली फुटेज में हम ब्रेडी नाम के एक लड़के की कहानी देखते हैं जो कि अपने कैमरे से एक सोल्जर की स्लो मोशन वीडियो बना रहा था। यहाँ पे डॉनी अपना काम कर रहा था, तभी उसका बड़ा भाई डिलन आकर के अपना कैमरा ले लेता है और वो कैमरे से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। जिसके बाद अगले सीन में हम उसके दोस्त कर्ट और मार्क को देखते हैं जो कि अपना एक ग्रुप बना करके अपने एक तीसरे दोस्त बोनर के साथ प्रैंक करते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के अगले दिन सुबह की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे ये सभी दोस्त मिल करके स्केटिंग कर रहे थे, तभी स्केटिंग के दौरान बोनर अचानक से गिर जाता है। लेकिन अगले ही पल बोनर उठता है और वो बताता है कि उसे कोई चोट नहीं लगी और तभी हम देखते हैं कि उसका हाथ अचानक से टूट के लटक गया था। ये देख करके बोनर काफी परेशान होता है और उसके दोस्त उसका इलाज करवाते हैं। वहीं अगले ही सीन में जब ये लोग अपने घर में होते हैं तभी उनकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम सैंड्रा था और वो इनके पड़ोस में रहने आई थी। ये लोग उसे देख करके काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। अब ये लोग उसे देख ही रहे थे कि तभी एक डिलीवरी वैन वहाँ पे आकर के कुछ डिलीवर करती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं अब उसी रात ये सारे दोस्त मिलकर के छुप करके सैंड्रा को देख रहे थे, लेकिन तभी सैंड्रा की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है और वो तुरंत खिड़की बंद कर देती है। वहीं अगले ही सीन में ये सारे दोस्त बातें करते हैं कि वो किस तरीके से उस लड़की को देख सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अगले ही सीन में हम ब्रेडी को देखते हैं जो कि घर के बाहर स्केटिंग कर रहा था और स्केटिंग के दौरान जब ब्रेडी नीचे गिर जाता है तभी सैंड्रा वहाँ पे आकर के उसकी मदद करती है। यहाँ पे सारे दोस्त देखते हैं कि ब्रेडी सैंड्रा से बातें
कर रहा था। और जब ब्रैडी घर के अंदर आता है तो सारे दोस्त उससे पूछते हैं, जिसपे अब ब्रैडी सभी को बताता है कि उस लड़की का नाम सैंड्रा है और आज रात उसने उसे वेबकैम इंस्टॉलेशन के लिए बुलाया है। ये सुन करके उसके सारे दोस्त काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब इनके दिमाग में एक खुरापात आती है, जहाँ पे ये सारे दोस्त मिलकर के ब्रैडी के जरिए उसके घर में एक स्पाई कैमरा लगाना चाहते थे ताकि वो हर वक्त उसे देख सके। लेकिन ये सुन करके ब्रैडी इसके लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन काफी अप्रोच करने पर वो मान जाता है। अब उसी रात ब्रैडी सैंड्रा के घर में पहुंच करके वो स्पाई कैमरा लगा देता है, जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त उसे हर वक्त देख रहे थे, इस बात से अनजान कि वो इनकी कितनी बड़ी गलती है। क्योंकि अगले ही सीन में जब ये लोग सैंड्रा को देख रहे थे तभी सैंड्रा अपने सर की खाल उतार देती है। यहाँ पे ये सभी देखते हैं कि सैंड्रा की बालों की जगह कुछ अजीब से सांप थे और ये सभी लोग ये नजारा देख करके एकदम डर जाते हैं। अब ये देखने के बाद उसके दोस्त तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी किस्मत खराब होती है क्योंकि अब सैंड्रा सीधे इनके छत पे आ जाती है। यहाँ पे सैंड्रा छत को फाड़ करके नीचे आ जाती है और मार्क के ऊपर हमला करके उसे वहीं पे फाड़ डालती है। यहाँ पे कर्ड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सैंड्रा उसे भी मार देती है। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त भागने की कोशिश कर रहे थे और तभी उनके सामने कर्ड का पत्थर बना हुआ सर आके गिरता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो भी सैंड्रा की आंखों में देखता है वो तुरंत ही पत्थर में बदल जाता है। अब ये सैंड्रा कौन है इसके बारे में मैं आखिर में बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ कर्ड का सिर देखने के बाद जैसे ही उसके दोस्त भागने की कोशिश कर रहे थे तभी सैंड्रा वहाँ पे आ जाती है और सभी की आंखों में देख करके वो सबको पत्थर में बदल देती है और इसी के साथ ये हॉरर फुटेज यहीं पे एंड हो जाती है। और अब अगले ही सीन में आखिरी फुटेज प्ले होती है। इस फुटेज में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड और कुछ फीमेल फ्रेंड के साथ एक बुक का इस्तेमाल करके कोई रिचुअल करने का तय करती हैं ताकि इस रिचुअल के जरिए वो ओकुबन नाम की आत्मा को बुला सके। वहीं इस रिचुअल में क्रिस्टन नाम की एक लड़की थी और ये सभी लोग मिल करके लॉर्ड ओकुबन की आत्मा को इसी के शरीर में बुलाने वाले थे। अब अगले ही सीन में ये रिचुअल स्टार्ट करते हैं। आज न्यू ईयर का दिन होता है क्योंकि इनके हिसाब से आज के दिन धरती और नर्क के बीच की दीवार काफी ज्यादा कमजोर होती है। वहीं अगले सीन में हम दो आदमियों को देखते हैं जिसमें एक का नाम ट्रॉय दूसरे का नाम नेड था। ये दोनों मिल करके इस पूरे रिचुअल को रिकॉर्ड कर रहे थे और अब अगले सीन में इनका रिचुअल शुरू होता है और थोड़ी ही देर बाद कोई गलत स्पेल पढ़ने की वजह से यहाँ पे लॉर्ड ओकुबन की आत्मा के बजाय कोई दूसरा शैतानी साया यहाँ पे आकर के ट्रॉय और नेड को अपने साथ नीचे ले जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो गई। अब अगले सीन में जब ट्रॉय और नेड की आंखें खुलती हैं तब वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पे पाते हैं। ये जगह देखने में काफी भयानक थी और इन्हें अपने आसपास काफी सारे ट्रैप और मांस के टुकड़े पड़े हुए मिलते हैं। ये देख करके ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो आखिर कहाँ पे हैं। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आसपास देखने पर उन्हें पहाड़ी के ऊपर एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है जो कि किसी चीज को खा रहा था। ये देख करके ये लोग जैसे ही उसे आवाज लगाते हैं उसके अंदर से पंख निकल आते हैं और वो सीधे इनके ऊपर हमला कर देता है। वो दोनों इस हमले से बच करके भागी रहे थे कि तभी उनके सामने एक क्रीपी औरत आ जाती है, जिसे देख करके ट्रॉय और नेड बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी टॉर्च बंद कर देते हैं। वहीं जब ये लोग अंधेरे में छुपे हुए थे तभी नेड को अपने पैर के पास कुछ तो महसूस होता है और जैसे ही वो लोग टॉर्च ऑन करते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि अब उनके सामने दो इंसान की अजीब सी लाश पड़ी थी जिसे देख करके वो एकदम हैरान थे क्योंकि उन दोनों लाशों के इंटेस्टाइन बाहर निकल के फैले हुए थे जिन्हें शायद इन्हीं क्रीचर्स ने मार करके खाया था। ये देख करके अब ट्राई और नेट इससे पहले कि कुछ समझ पाते तभी उनके ऊपर एक अजीब सा डीमन आ जाता है और ये सीन देखने के बाद अब हमें समझ में आता है कि ये दोनों अब नर्क में आ गए थे जहाँ पे वो डीमन अब इनके ऊपर हमला करता है और ये लोग वहाँ से भागते हैं। उसी दौरान ट्राई और नेट की नजर दूसरी पहाड़ी पे पड़ती है जहाँ पर कोई लड़की उन्हें अपनी तरफ बुला रही थी, लेकिन ये दोनों पहले ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे इसीलिए वो वहाँ पे नहीं जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वो लड़की उनके सामने आ जाती है। यहाँ पे इस लड़की का नाम मेबल था और उसका कहना था कि वो एक ट्रैप आत्मा है और उसे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना है और उसे यहाँ से बाहर निकलने का तरीका भी पता है। यहाँ पे मेबल उन दोनों से सवाल करती है कि उन दोनों ने क्या पाप किए हैं क्योंकि ये लोग नर्क में होते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रॉय और नेट बताते हैं कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है बल्कि वो एक गलती की वजह से यहाँ पे आए हैं। इसीलिए मेबल उन्हें बताती है कि वो इस जगह से बाहर निकलने में उनकी मदद करेगी, लेकिन यहाँ पे मेबल की एक शर्त होती है क्योंकि उसके हिसाब से उन्हें रिचुअल पूरा होने से पहले लॉर्ड ओकुबन तक पहुँचना होगा। वहीं ट्रॉय और टिम जब अपनी दुनिया में पहुँच जाएंगे तब उस रिचुअल बुक में उसे मेबल का नाम लिखना होगा ताकि वो स्पेल के जरिए वापस धरती पर आ सके, जिसके लिए ये दोनों मान जाते हैं। जिसके बाद अगले ही सीन में ये तीनों ओकुबन के किले तक
तक पहुंच जाते हैं जो कि एक पहाड़ी पे रहता था। अब वहाँ पे ये तीनों आगे बढ़ रहे थे, तभी नेट का हाथ एक ट्रैप में फंस जाता है और उसका हाथ कट जाता है। और अब ब्लड की स्मेल सूंघ करके वहाँ पे एक के बाद एक कई डीमन आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेबल वहाँ पे पड़ी कुछ लाशों को उठा करके पासी में फेंक देती है, जिसकी वजह से डीमन उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेट अब काफी ज्यादा पैनिक करने लगा था, जो सुन करके मेबल उसे शांत करती है क्योंकि उसके हिसाब से लॉर्ड उकबॉन को तेज आवाज पसंद नहीं। और अब थोड़ी ही देर बाद वो लोग उकबॉन की गुफा में आ जाते हैं। अब गुफा में अंदर आते ही उकबॉन के लोग उसे बंदी बना लेते हैं। यहाँ पे उकबॉन के लोग नेट को मारने ही वाले थे कि ट्रॉय उनके ऊपर हमला करके उसके कुछ साथियों को मार देता है, लेकिन उकबॉन का एक आदमी ट्रॉय के ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी नेट अपना हथियार उठा करके उसके ऊपर हमला करता है और उसे भी मार देता है। अब उसके मरते ही इनका सामना पहली बार उकबॉन से होता है। ये देख करके मेबल उन दोनों को बताती है कि अब केवल 1 ही मिनट बचा है और उन्हें हर हाल में सीधे उकबॉन के पेट में जाना होगा और यही रास्ता है घर वापस जाने का। ये जान करके ट्रॉय और नेट मेबल को बोलते हैं यहाँ से बाहर निकलने को, लेकिन तभी अचानक एक डीमन मेबल को पकड़ लेता है, जो देख करके अब मेबल को पता था कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती है। अब कोई रास्ता ना होने पर ट्रॉय और नेट तुरंत ही उकबॉन की पेट में घुस जाते हैं और देखते ही देखते वो लोग धरती पे उसी रिचुअल के बीच में उड़ जाते हैं। यहाँ पे ट्रॉय की आत्मा तो उसके शरीर में ही आई थी, लेकिन नेट की आत्मा गलती से क्रिस्टन की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। ये देख करके रिचुअल कर रहे सभी लोग एकदम हैरान, तुरंत उसके ऊपर हमला करके वहीं पे जान से मार देते हैं। लेकिन जाते जाते नेट अपना वादा निभा जाता है और मेबल का नाम उस रिचुअल बुक में लिख देता है, ताकि अगली बार जब ये रिचुअल किया जाए तो मेबल इस धरती पे आ सके। और इसी हॉरर फुटेज के एंड के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी के एंड होने के बाद अब बात करते हैं इसके कुछ कंफ्यूजिंग डिटेल के बारे में, जहाँ पे शुरुआत के 2 फुटेज तो एकदम नॉर्मल थे, लेकिन तीसरे फुटेज में हमने सेंड्रा नाम की एक लड़की को देखा जो कि अजीब से क्रीचर में बदलती है। अब बात करें उस क्रीचर के बारे में तो वो क्रीचर ग्रीक मैथोलॉजी की एक फेमस कैरेक्टर मेड्यूसा है और उसकी खूबी ये होती है कि अगर उसकी आंखों में किसी ने सीधे देख लिया तो वो तुरंत पत्थर में बदल जाएगा। ग्रीक मैथोलॉजी की कहानियों के हिसाब से मेड्यूसा एक समय एक खूबसूरत औरत हुआ करती थी, लेकिन उसकी कुछ गलतियों की वजह से देवी एथीना ने उसे श्राप दे दिया, जिसकी वजह से वो एक बदसूरत औरत में बदल गई। और एक समय जब मेड्यूसा का सामना पर्सियस से हुआ तो उसने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। वहीं उसे ये भी श्राप मिला कि उसे कोई भी इंसान सीधे देख नहीं पाएगा और अगर कोई ऐसा करता है तो वो इंसान वहीं पे तुरंत पत्थर बन जाएगा। वहीं दोस्तों, बात करें आखिरी फुटेज में दिखाए लॉर्ड उकबॉन की, तो इसके बारे में हमें मूवी में कुछ भी नहीं दिखाया गया है, लेकिन जितना मुझे पता चला उसके हिसाब से लॉर्ड उकबॉन दरअसल हेल की दुनिया का एक हाई लेवल क्रीचर है, जिसका सभी डीमंस के ऊपर कंट्रोल होता है। लेकिन इसके अलावा मुझे इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं मिली। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ और समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी एक्सप्लेन करूंगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।